आप इस समय मानसून के टाइम आए हैं तो ये सब हरियाली दिख रही है। बीहड़ पे खड़े होते हैं, ये पूरा बियाबान और सूखा होता है गर्मी के टाइम। तो मैम एज अ फीमेल ऑफिसर थोड़ा चैलेंजेस नहीं लगता है? गवर्नमेंट ने मतलब सेफ व्हीकल्स प्रोवाइड करी हैं, स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है आपके पास, रेंज ऑफिसर्स बहुत ही विद ऑल द न्यू फैसिलिटीज़ इंटैक्ट रहते हैं। ये जैसे आप साइड देख रहे हैं, यहाँ से ये जो रिवर जा रही है यमुना है, उधर से आ रही है चंबल। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये संगम कहलाता है और संगम के बाद ये यमुना बन के आगे निकलती है। डर के बैठ नहीं जाना है, भाग नहीं जाना है, नजरें नहीं चुराना है। आप जैसे ही इनमें से कोई भी एक्शन करते हैं, द एनिमल अटैक्स, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि आप क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आपको अगर सामने मिल जाए जीवन में कभी, जस्ट टेस्ट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंटो। फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ हैं आरुषि मिश्रा मैम, जो कि 2020 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। मैम का 2nd रैंक आया था। मैम अभी डीएफओ के पोस्ट पर चंबल एंड उन्नाव रेंज में पोस्टेड हैं। सो आज मैम के साथ हम आर डे इन अ लाइफ ऑफ डीएफओ एक्सप्लोर करेंगे और आज हम काफ़ी अलग अलग जगहों में जाएंगे जहाँ पर कि आपको जंगल वगैरह में अलग अलग कह सकते हैं स्पीसीज़ भी जानने को मिलेंगी। ऑल्दो मैम ने काफ़ी एक्सप्लोर किया हुआ है यहाँ के बारे में, चंबल के बारे में, और चंबल तो काफ़ी पॉपुलर है, आप सभी जानते ही हैं। सो मैम से आज हम डिटेल में जानते हैं। जैसे हम इस एरिया में यहाँ पे रुके हुए हैं, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। हाँ। ये आपको एवरेज लगेगा कि हो सकता है यहाँ पे नाले का पानी भर गया हो ये, लेकिन हम यहाँ पे बीहड़ पे खड़े हैं। आप इस समय मानसून के टाइम आए हैं तो ये सब हरियाली दिख रही है। बीहड़ पे खड़े होते हैं, ये पूरा बियाबान और सूखा होता है गर्मी के टाइम। हमारा काम क्या है, जैसे सामने आप देख रहे हैं ब्रिज टाइप का बना हुआ है, मिट्टी का एक ब्रिज बना हाँ। रखा है। तो उसका पर्पज़ ये है कि यहाँ से जो भी पानी अब सड़क पे जैसे पानी अब बारिश होगी, जितना भी पानी इकट्ठा होगा वो यहाँ पर रुक जाए। अगर ये पानी रुकेगा तो ये रिचार्ज होगा, यही हरियाली में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज़ बीहड़ का एक एकदम लैंडस्केप का फॉर्मेट है कि आप गर्मी में आएंगे, एक बारिश की बूंद गिरी, सारा मिट्टी बह के रोड तक आ जाए। हम इंटरनल साइड ऐसी जगह जा रहे हैं जी, जहाँ पे बीहड़ कैसा दिखता है वो आपको देखने में आएगा। और ये जितनी आप सारी हरियाली देख रहे हैं, जो बड़े पेड़ दिख रहे हैं, ये सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे हर साल प्लांटेशन करते हैं। ओके। प्लांटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने प्लांटेशन नहीं किया मिट्टी बह जाएगी। तो ये जो नेचुरल लगता है ये क्रिएट किया गया है। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे आपका एजुकेशनली बैकग्राउंड क्या रहा है और फैमिली बैकग्राउंड। जैसे मैं रायबरेली को बिलोंग करती हूँ जी। और जो है इसके बाद मैंने पढ़ाई तो 12th तक रायबरेली में ही करी थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम IIT रुड़की, जी। और उसके बाद मैंने सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अगर हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मैं मदर इज़ अ केमिस्ट्री लेक्चरर, फादर एडवोकेट हैं, ब्रदर इज़ एन IAS ऑफिसर इन झारखंड, और हस्बैंड हैं वो यूपी में ही IAS ऑफिसर हैं। राइट मैम। जी। मैम सिविल सर्विसेज का आपने कैसे सोचा था और आपने IFS यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही क्यों चूज़ किया? सिविल सर्विसेज का अगर आप यूपी से होते हैं ना तो एक बैकग्राउंड होता ही है जी। कि वो एक जनरल टेंडेंसी होती है सबको कि मतलब आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपेयर करें, और गवर्नमेंट सर्विस में एपेक्स पे आ जाती हैं कि सिविल सर्विसेज में आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बहुत चेंज ला सकते हैं। तो जब सर्विस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो स्वाभाविक बात थी कि इन जनरल पता होता है कि IAS एज अ सर्विस ही हमें पता होता है जी। जब प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो 1-2 साल में पता चला कि और भी सर्विसेज हैं
पुलिस सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस है, रेवेन्यू सर्विस है, रेलवे सर्विस है और सारी सर्विस लगभग 23 अदर सर्विसेज हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं और कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया तो हमारी स्टार्ट में ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में मैंने आगरा में ट्रेनिंग करी थी। आगरा में बाहा एक एरिया है जो कि चंबल रिवर के एकदम नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करी थी। तो स्टार्टिंग में मैंने वहाँ कंट्रीब्यूट किया। इट टुक अराउंड 11 मंथ्स जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग में भी थी, फिर अटैच्ड भी थी। उसके बाद फिर मैंने जो है जब चार्ज लिया तो इंसिडेंटली मैंने एज डीएफओ चंबल चार्ज लिया। तो मैंने जिस एरिया में ट्रेनिंग करी थी पार्शियली, मैंने चार्ज भी फाइनली वहीं का ले लिया कंप्लीट। तो जब ये मेरा फर्स्ट चार्ज था, तो इसमें चंबल में क्या है कि चंबल ऑफिस के अंदर 4 सेंचुरीज आती हैं, तो 4 सेंचुरीज का मैनेजमेंट था। 2 इन आगरा लाइक चंबल एंड सूर सरोवर, 1 इन मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट एंड 1 इन एटा डिस्ट्रिक्ट। तो ये 4 जगह का चार्ज था इसमें। उसके बाद फिर मेरा इस समय करेंटली मैं देखूं तो मेरे पास डबल चार्ज है एज डीएफओ चंबल और इस समय मैं डीएफओ उन्नाव भी हूं, तो इसी वजह से दोनों जगह का चार्ज है। जो फर्स्ट चार्ज है वो कंटिन्यू है और सेकंड है। ओके, सो मैम जैसे 2 चार्ज हैं आपके पास, तो डबल सैलरी भी मिल जाती है क्या? गवर्नमेंट सर्विस में यही होता है कि आपको 1 चार्ज हो या 10 चार्ज हो, सैलरी एक ही चीज़ की मिलती है। ओके, सो मैम इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, ऑल्दो फॉरेस्ट में सर्विस करना, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना और काफ़ी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी एक्सप्लोर करने को मिलती हैं जो नॉर्मल लोगों के टच में नहीं होती हैं, तो मैम कैसा रहा इसके बारे में? इसमें क्या है कि आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का होता है जो आपने कभी देखी नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम जा रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगी एरियाज़, ये रिवाइंस के एरियाज़ हैं। हम बस किताबों में पढ़ते रहते हैं कि बीहड़ ऐसा होता है, चंबल में ऐसा होता था, डकैत वाला सिस्टम ऐसा था। लेकिन आप आज भी जाएँ चंबल में, और इस समय तो जैसे आप मानसून के टाइम है तो पेड़ उगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, जैसे ड्राई एरियाज़ में टाइम में जाएँ तो आपको अभी भी छोटे छोटे उनके बंदूक की गोलियों के छेद, निशान, उनके हाइड आउट्स, वो सब दिख जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, एक कि अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी आप देख सकते हैं, और दूसरा वाइल्ड लाइफ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। जो आप मतलब वाइल्ड लाइफ हम लोग नेशनल ज्योग्राफिक पे देखें या डिस्कवरी पे देखें, उसको आप रियल लाइफ में इन एक्शन देख पाते हैं। ओके, सो मैम एज अ फीमेल ऑफिसर थोड़ा चैलेंजेस नहीं लगता है, क्योंकि ये फील्ड जॉब भी हो जाती है और फील्ड जॉब भी ऐसी नहीं है कि नॉर्मल जो सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज जो सिटीज़ हैं वहाँ पे करना एक सिंपल होता है आई थिंक, और अगर आप ऐसे जंगल में जा रहे हो तो मे भी चैलेंज। ये चैलेंजिंग नो डाउट हुआ करता था, अभी भी इस बात पे चैलेंजिंग है कि आप रात में अगर आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो चाहे मेल चाहे फीमेल ऑफिसर, एनीबॉडी वुड बी नीडिंग स्टाफ। इसमें अगर बात करी जाए कि फीमेल ऑफिसर्स के लिए इशू है तो ऐसा नहीं है। पहले ये इशू हुआ करता था नो डाउट, क्योंकि हमारे पास फॉरेस्ट फोर्स कम थी, लोग कम थे, तो डिपार्टमेंट में आपको कहीं जाना है वहाँ पे सुविधाएं कम थी। हमारे ऑफिसेज जो थे, रेंज ऑफिसेज, जो हमारे तहसील लेवल पे ऑफिसेज होते हैं वो रेंज ऑफिसेज होते हैं, वहाँ का लोग कम थे, ऑफिसेज कम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल कम था। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने मतलब सेफ व्हीकल्स प्रोवाइड करी हैं, स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है आपके पास, रेंज ऑफिसर्स बहुत ही विद ऑल द न्यू फैसिलिटीज़ इंटैक्ट रहते हैं। तो क्या है कि वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इक्वल लेवल ऑफ कंफर्ट है। बस ये है कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर मूविंग इन जंगल। तो ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सबके लिए बराबर रहता है। ओके, सो मैम जैसे कि अभी आपने बताया रेंज ऑफिसर होते हैं, फिर ये होते हैं, इसमें जब सिलेक्शन होता है तो क्या पोस्ट मिलता है स्टार्टिंग में? जैसे कि आईएएस वालों को मिलता है डिप्टी कलेक्टर, फिर डीएम बनते हैं, फिर आगे फर्दर। राइट, जब हमारे फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन होता है तो आप एज एन आईएफएस सेलेक्ट होते हैं। जब आप एज एन आईएफएस सेलेक्ट होते हैं तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग जो होती है वो डायरेक्ट एज डीएफओ ही होती है। तो इसमें आप 15 ईयर्स जब सर्विस कंटिन्यू करते हैं, उसका रीज़न ये होता है, ये टेक्निकल सर्विस है, यू ग्रेजुअली गेन दी नॉलेज कि वाइल्ड लाइफ कैसे, उनका बिहेवियरल पैटर्न क्या है, अगर क्राइम है, वाइल्ड लाइफ क्राइम का एक पैटर्न क्या है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ होती है उसके पास कोई जरिया नहीं होता कंप्लेन करने का। तो ये पैटर्न ह्यूमन पैटर्न से बहुत डिफरेंट और बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसको समझने और वो सारा चीज़ करने में ग्रेजुअली आप फील्ड में अगर काम करते हैं तभी आप एक एफिशिएंट ऑफिसर बन पाते हैं। 15 ईयर्स तो हमारा डीएफओ में जाता है, उसके बाद हमारे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनते हैं। तब आप 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स को देख रहे होते हैं, सुपरवाइज करते हैं। फिर आप चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनते हैं, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनते हैं, एंड देन पीसीसीएफ बनते हैं। पीसीसीएफ एंड हॉफ, पीसीसीएफ एंड हॉफ क्या होता है? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स। ये पूरे के पूरे यूपी में एक पोस्ट होती है। इट इज़ इक्वलेंट टू चीफ सेक्रेटरी जो हमारे आईएएस में होते हैं। तो इससे वो पूरे ओवरऑल पूरे जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको और फॉरेस्ट के जो पर्सनल्स हैं उनको गवर्न करते हैं। ओके मैम,
सो मैम अगर हम आपका ये शेड्यूल जानें कि Right. शेड्यूल कैसा रहता है एज अ डीएफओ ऑफिसर, डे से लेकर मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। इसमें ऐसा होता है कि जैसे अलग अलग लोग अलग अलग शेड्यूल करते हैं। फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर ऐसे एरियाज़ में आपकी पोस्टिंग है जहाँ पे आपका काम प्लांटेशन का है, तो वो मॉर्निंग का टाइम फील्ड विजिट पे रखते हैं और इवनिंग का टाइम उसके लिए रखते हैं जब वो ऑफिस के काम करते हैं। सिंस हमारा वाइल्ड लाइफ एरिया है, जैसे एज अ चंबल सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ एरिया होता है, तो वाइल्ड लाइफ में आपको मेजरली एक्टिव आपको मॉर्निंग में ही रहना। अगर आपको फील्ड विजिट करनी है तो यूजुअली हमारा जो शेड्यूल होता है मॉर्निंग इट स्टार्ट्स विद अटेंडिंग ऑल दी कॉल्स, क्योंकि जंगल गेट्स एक्टिव इन दी नाइट। रात में क्या हुआ है वो आपको सुबह पता चलेगा जी मैम। कि कोई पेड़ कटा है, कोई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, कहीं कोई एनिमल तो नहीं मर गया, या किसी का बच्चे, किसी एनिमल के बच्चे कहीं सेक्लूडेड जगह पे पहुंच गए, उनको रेस्क्यू करना है। तो ये सारी मॉर्निंग में खबर मिलती है। उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। उसके बाद जब आप फील्ड में निकलना होता है तो हम लोग मॉर्निंग में यूजुअली फील्ड में निकल जाते हैं, क्योंकि रात में जल्दी पहुंचना होता है। अगर आप 3-4 बजे आपको रिटर्न स्टार्ट करना पड़ेगा जंगल से हेडक्वार्टर की तरफ, तो ही आप टाइमली पहुंच पाएंगे। और उसके बाद हम इवनिंग टाइम में ऑफिस का काम करते हैं। ओके, सो जैसे मैम आज आप मॉर्निंग टाइम में ही ऑफिस का काम कर रहे थे और अभी फील्ड विजिट है, सो अभी कहाँ पर जा रहे हैं मैम? अभी हम जा रहे हैं, एक जगह है चंबल में भरे। भरे आपको मैं इसलिए लेके जा रही हूँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि हम रेवाइन सुनते हैं, रेवाइन जैसे बीहड़ है ना, तो बीहड़ हम सुनते हैं तो वो एक ड्राई एरिया होता है जहाँ पे कुछ नहीं होता। आज आप जब आए हैं तो ये मानसून का पीक चल रहा है, तब आपको हर जगह कुछ श्रब्स, हरा भरा कुछ दिख रहा है। ऐसे आप नॉर्मल टाइम में आएंगे पूरा डेजर्टेड रहता है। जी मैम। तो जो हम लोग उस समय क्या करते हैं, रेवाइंस में आपने देखा होगा सब बीहड़ में ऊपर नीचे वो होता है, पिक्चरों में देखते हैं आप लोग। तो उसमें क्या करते हैं, हमारा क्या होता है उसमें ब्रिजेस बनाना, बंधा जिनको कहते हैं, हम सॉइल के स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, उनको ब्रिज बना देते हैं। उससे क्या होता है, जब बारिश होती है, इस समय आप बारिश देखेंगे, जब बारिश होती है तो उससे पानी रुकता है। अगर पानी रुकेगा नहीं तो पानी रिचार्ज नहीं होगा। तो मैं अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसका रेवाइंस का आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे, और ये दिखाएंगे कि कैसे हम जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसको वो जो पब्लिक में दिखती नहीं है, हम हमेशा ये कहते हैं कि सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन करिए। आप कर क्या रहे हैं, आप वो देखने के लिए आपको अच्छी लगता है। जैसे कि आपने भी बताया था कि ये संगम है, तो ये साइट को स्पेशली किस तरीके से आप लोग देखते हैं या फिर इसका मैनेजमेंट क्या ऐसे रहता है? ये जैसे आप साइड देख रहे हैं, यहाँ से ये जो रिवर जा रही है यमुना है, उधर से आ रही है चंबल। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये संगम कहलाता है, और संगम के बाद ये यमुना बन के आगे निकलती है। कोई भी अगर ऐसा जगह होती है जहाँ पे 2 रिवर्स मिल रही हैं, 2 इकोसिस्टम मिलते हैं कायदे से, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जैव विविधता। आपको यहाँ पे जो जितने सारे एक्वेटिक एनिमल्स और सारी चीज़ यहाँ पे मिलती हैं, तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन का फोकस रहता है हमारा, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा आपको मछलियाँ मिलेंगी, यहीं पे आपको डॉल्फिन्स की भी वो प्रजातियाँ मिलेंगी, एक्टिविटीज़ आपकी सारी एक्वेटिक स्पीशीज़ की बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमारे जब फील्ड ऑफिसर्स जब पेट्रोलिंग करते हैं तो उनका ध्यान ये रहता है कि इस जगह से कभी नज़र ना हटे। और ऐसा है कि बहुत बड़ा एरिया है, चंबल का 165 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, तो उसमें हमेशा नहीं मौजूद रहते, तो उनके मुखबिर भी सिस्टम उनका काम करता है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो इसका जीपीएस टैग्ड फोटो हमारे पास आ जाता है। ओके, सो मुखबिर वर्ड आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो आम भाषा में तो मुखबिर समझ ही नहीं आएगा क्या होता है, तो मैम थोड़ा मुखबिर मतलब जो आपको सूचना देता है, इन्फॉर्मेशन जो दें, क्योंकि हम लोग अगर देखते हैं तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सर्विस। जैसे सिस्टम का पार्ट और सर्विस का पार्ट जो होते हैं वो हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स से लेके हमारे ऊपर तक के ऑफिसर्स रहते हैं। ये सारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन फील्ड ऑफिसर्स हर जगह पे मौजूद नहीं रह सकते। तो हर एक जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड है उसके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग होते हैं, इनको हम लोग मुखबिर बोलते हैं। सो उनको कुछ मे बी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाते होंगे, तो कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह भी? हाँ, तो हम लोग उनको रिवॉर्ड्स देते हैं, है ना, जो कि एक फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर या रेंज ऑफिसर अपने आप से उनको तय करता है, उनके रिवॉर्ड्स होते हैं। और वो एक इंटरनली एक ऐसा मुखबिरी का सिस्टम होता है कि इससे कहीं भी एक पत्ता भी हटेगा तो पता चलेगा।
ओके, सो मैम थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना टाइम दिया और आज हम आपके साथ ये एक्सप्लोर करा पा रहे हैं फॉरेस्ट विभाग की जानकारी को। ओके मैम, जैसे कि आपका चंबल सेंचुरी है, तो मैम सेंचुरी का मतलब क्या होता है और ये कैसे डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर जगह को सेंचुरी घोषित किया जाए? सैंचुरी बेसिकली ऐसा एरिया होता है जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा जगह होती है हमारे स्टेट में जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ अच्छी है या जहाँ के ट्री स्पीशीज़ बहुत अच्छे हैं, जहाँ की बटरफ्लाई स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अगर कोई ऐसी जगह होती है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए एक सेंचुरी बनाई जाती है। तो ये एक मैनेजमेंट के लिए टर्म आता है कि सेंचुरी होती है। जैसे हमारी चंबल है, तो चंबल के आसपास का जो एरिया था एंड चंबल रिवर इटसेल्फ, उसमें बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है तो उसको नेशनल चंबल सेंचुरी बनाया गया। ओके मैम, जैसे सेंचुरी है तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड एरिया माना जाएगा जो कि पर्टिकुलरली वन विभाग के लिए या फिर जंगल एरिया माना जाएगा। बट मैम वहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे गांव से थे जहाँ पे कि 40-50 घर होंगे ऐसे करके। जैसे ऐसा होता है कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत तरह के होते हैं। तो जैसे आपने बहुत बार सुना हुआ नेशनल पार्क्स होते हैं और सेंचुरीज होती हैं। हम नेशनल पार्क गए या सेंचुरी गए, उसमें फ़र्क क्या होता है? जी। नेशनल पार्क एक लिमिटेड सा एरिया होता है जहाँ पे लोगों के राइट्स सेटल हो चुके होते हैं, मतलब लोगों को वो उसमें इतना ज़्यादा लोगों का जब थे प्रेजेंस थी तो उनको वहाँ से सेटलमेंट करके हटा दिया गया है, अब वो नियर बाई प्लेसेस में रह रहे हैं। जबकि सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ वो काफ़ी बड़ा एरिया होता है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा और ह्यूमन पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, तो उस समय को एग्जिस्टेंस का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। तो उसमें सेंचुरी में ज़रूरी नहीं कि आप सारे राइट्स एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। ओके मैम, जैसे कि ह्यूमन एंड कह सकते हैं एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, आए दिन न्यूज़ आती रहती है कि वहाँ पे किसी जानवर ने इंसान को मार दिया, फिर उस पर अटैक कर दिया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को टेकर करने के लिए आई थिंक आप जैसे ऑफिसर्स होते हैं, तो क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं ऐसे एरियाज़ में, और मैम इनका क्या इम्पैक्ट होता है और अभी तक आपने किस तरीके के ऐसे प्रोसेस किए हैं? जैसे दो तरीके के इनिशिएटिव आप सोच सकते हैं कि एक तो पहले ये घटना हो ही ना, और अगर हो गई तो हम कैसे उसको डील करें। तो ये होना ही नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं कि सेंचुरीज में कोहैबिटेशन हो रहा होता है, दोनों साथ में रह रहे होते हैं, तो उसमें स्वाभाविक रूप से है कि ऐसा पॉइंट आता है जब आमने सामने पड़ जाते हैं, या रात के टाइम जब जंगल एक्टिव होता है और लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग के टाइम कहीं बाहर जा रहे हो या रात में खुले में सो रहे हो, तो उस समय संभावनाएं रहती हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं। एक तो हमारा स्टाफ पेट्रोलिंग करता है, पेट्रोलिंग का हमारा रोस्टर बना होता है, स्टाफ डेली ऑन फुट ऑन बाइक पूरे सेंचुरीज में घूमता है। दूसरी चीज़, हम लोग की निगरानी समितियां बनी हुई है गाँव, क्योंकि इतनी बड़ी सेंचुरी है, उसको गवर्न करना सिर्फ स्टाफ के लिए पॉसिबल नहीं है। तो गांव के ग्राम प्रधानों उन सबको मिलकर निगरानी समिति होती है, वो रोज़ उनका वीकली वो लोगों को अवेयर करती हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि जैसे आपके कोई जानवर मवेशी मर गए हैं तो उनको आप आसपास ही कहीं मत छोड़ दें, उनको दबा दें, क्योंकि उनको देख के बाकी और जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं वो आपके हैबिटेशन के पास आ जाएंगे। या ऐसा है कि आपके गाय आप पाल रहे हैं या आप बकरी पाल रहे हैं, तो उसके जो एनक्लोजर्स हैं बाड़े, उसको और बड़ा कर दें। तो इस टाइप की सिंपल चीज़ें करी जाती हैं। या कभी आपको ऐसी घटनाओं की आवाज़ लग रही कि मतलब होने वाला है, तो आपने बाउंड्री में थोड़ी सी कंट्रोल्ड आग जला रखी है, या नॉइज़ कर रहे हैं, या लाइट तेज़ जला रखी है, तो उससे जानवर इन जनरल नहीं आते हैं। लेकिन अगर ऐसी घटना हो जाए तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलके ये इंश्योर करता है कि उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिले, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, और अगर किसी ऐसा फैमिली में ऐसी दुर्घटना हो गई है तो उसको जितना, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ऐसी सुविधा नहीं होती, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोशिश करता है उनको रिहेबिलिटेट भी कर पाए। ओके मैम, ग्रेट। मैम एक और चीज़ आती है इसी से रिलेटेड, मैम इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है कि कुछ जानवर्स के साथ उनको मार के या फिर उनके जो पार्ट्स होते हैं जो कि कह सकते हैं कि सेल में डाल दिए जाते हैं जो महंगे बिकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उनके लिए क्या क्या सैंक्शंस होते हैं? इनका सबसे पहले तो ये होने के लिए तो हम प्रिवेंट करते ही हैं, लेकिन अगर हमें इस तरह से सूचना प्राप्त होती है, पुलिस से बहुत बार प्राप्त होती है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से प्राप्त होती है, हमारी जो CBI की जो लोकल यूनिट्स होती हैं उनसे प्राप्त होती है, इन सब के लाइजनिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो हमें ये लोकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर देते हैं। और हमारे खुद के स्टाफ के पास भी लोकल इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि हमारा एक सूचना तंत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। कहीं भी आपको एक पत्ता भी खड़केगा तो पता चल जाता है, मुखबिरी जो मैंने आपको बताया था। तो ये जब हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये क्राइम हो गया है।
अगर क्राइम हो गया है तो उसके केस में दो चीज़ें होती हैं, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद का स्वयं केस काटता है जो हमारे H2 केस कहलाते हैं, और दूसरा इमीडिएट FIR भी करा दी जाती है और उसका कोर्ट में केस चलता है, जिससे कोई भी ऐसा क्राइम, उसके जो लॉज हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर किसी का क्राइम करके पकड़ा गया तो उस पर जो रिपरकशंस आते हैं ये ज़रूर इंश्योर करता है कि आने वाले 5-10 साल वो और कुछ नहीं करेगा और उसके 5-10 परिवार और कुछ नहीं करेंगे। तो मैम जैसे आपके साथ बीहड़ में विज़िट किया था तो आपके साथ कुछ आपके जो वन विभाग के ऑफिसर्स थे वो थे, बट मैम जैसे कि आज तो बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं गए कि कोई ऐसा एनिमल या फिर ऐसी डेंजर स्पीसीज़ मिले सो दैट कि उनसे हमें ख़तरा हो, लेकिन ऐसी जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना होता है या फिर कोई ऐसी कंडीशन होती है बट आपको वहाँ पे जाना है फील्ड विजिट पे, तो मैम कैसे सेफ्टी मेजर्स रहते हैं? जैसे आज तो मैंने किसी के पास बंदूक या कोई ऐसा बहुत ज़्यादा खतरनाक सेफ्टी मेजर्स या फिर कोई इक्विपमेंट नहीं देगा। राइट, तो इसमें देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर से हमारे पास सबके पास राइफल्स होती हैं, लेकिन वो चलाने की वाइल्ड लाइफ पे चलाने का अधिकार हमारे पास भी नहीं होता। इन जस्ट इन केस अ सिचुएशन हैपेंस तो उसमें भी नहीं चलाते। तो ये इंश्योर किया जाता है कि चलाना नहीं है, इट इज़ द लास्ट मेजर। अगर आपको गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगी तभी हम किसी को कर सकते हैं, अदरवाइज हम कर नहीं सकते उस प्रोसेस में। जो प्रोटेक्शन मेजर्स होते हैं ना वो यूजुअली बड़े सिंपल जो जंगलों में यूज़ होते हैं, जैसे स्टिक्स लेके जाएं, कोई आवाज़ की चीज़ लेके जाएं, कहीं आप बड़ी टॉर्च लेके जाएं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ना उनका ये कभी इंटेंशन ही नहीं होता कि वो आपको आके सीधे अटैक कर देंगे। वो बहुत रेयर केस है और बच्चों पे अटैक हो सकता है, तब भी जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, छोटे होते हैं। बड़े जब लोग ऐसे ग्रुप में जा रहे हैं तो कभी कोई एनिमल नहीं मिलेगा, क्योंकि एनिमल्स आर वेरी सेंसिटिव कि आप चल रहे हैं तो 10 लोगों की फीट वो कम से कम 10-20 मीटर पहले से जान जाएंगे और वो नहीं आएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअल में इंटरेक्शन आमने सामने हो जाता है, तो उस केस में ट्रस्ट में यू कांट डू एनीथिंग, है ना। उस समय आपको आँखों में आँख डाल के देखना होता है, ये हमारी ट्रेनिंग में सिखाया गया है। ये बहुत कठिन होता है, बहुत ट्रेंड ऑफिसर्स ही कर पाते हैं, एंड जो ग्राउंड स्टाफ है वो इसमें बहुत ट्रेंड रहता है। आँखों में आँखें डाल के देखिए और एकदम स्टिल रहिए। कभी आपका सामना हुआ ऐसे? ये मेरा हाइना के साथ सामना हुआ था एंड मेरी नई ट्रेनिंग भी थी और आई वाज वेरी स्केयर्ड, लेकिन बस हमें इतना बताया गया था कि डर के बैठ नहीं जाना है, भाग नहीं जाना है, नज़रें नहीं चुराना है। आप जैसे ही इनमें से कोई भी एक्शन करते हैं, द एनिमल अटैक्स, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि आप क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आपको अगर सामने मिल जाए जीवन में कभी, जस्ट टेस्ट इट। ओके मैम, जैसे आपने पहले बताया था कि आपको बी ऑप्शन रखना चाहिए, सो लेट्स से कि कोई स्टूडेंट आता है, एक अटैम्प्ट दिया, 2 अटैम्प्ट दिया, कितने अटैम्प्ट के बाद बी ऑप्शन में ट्राई करना चाहिए? नहीं, आई वुड सजेस्ट कि आप 3rd अटैम्प्ट ऑनवर्ड्स तो बिल्कुल ट्राई करिए, क्योंकि 3rd अटैम्प्ट एक ऐसा अटैम्प्ट होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो आपको लगता है कि यार मेरा कुछ रह गया, मैं अभी नेक्स्ट कंप्लीट कर लूँगी तो मेरा हो जाएगा। आप सेकंड अटैम्प्ट अगर आपका ख़राब हो जाता है तब आपका मोटिवेशन लेवल डाउन रहता है, और वही टाइम होता है जब मार्केट में आपकी जॉब, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, जॉब की वैल्यू कम हो रही होती है, आपको प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिल रहे होते, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपकी सेल्फ इमेज ख़राब हो जाती है, आप रिलेटिव से मिल नहीं पाते, तो वो एक इतना नेगेटिव सा एक एटमॉस्फेयर हो जाता है आपके आसपास। मैम आजकल स्पिरिचुअलिज्म देखा जाए तो सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग पोस्ट करते रहते हैं कि हम हाँ आजकल भगवान की भक्ति कर रहे हैं काइंड ऑफ, बट प्रिपरेशन में अगर स्टूडेंट्स इस टाइप में अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना भक्ति में अगर एकदम लीन हो गए तो फिर बाकी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। और जैसे कुछ अगर हमारे बड़े संत भी हैं तो वो कहते हैं कि अपने आप को भगवान में लीन कर दो काइंड ऑफ, बट अगर दुनिया देखा जाए तो आजकल हर काम करना पड़ेगा तभी तो सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी। सो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? आप हमारे जो एंशिएंट कल्चर है आप उसको देखें तो बड़ा होलिस्टिक है। अगर स्वामी विवेकानंद जी ने ये बता रखा है कि भक्ति योग है, तो उनकी 4 किताबें हैं और उसमें एक कर्मयोग भी है। तो कर्मयोग उतना ही इम्पोर्टेंट है, आप कर्म करेंगे तो ही आप भक्ति के हाईएस्ट पेडिस्टल पे पहुंच पाएंगे। चाहे वो भगवद गीता हो जिन्होंने कहा था कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो फल की चिंता नहीं करेंगे दैट इज़ फाइन, बट कर्म तो करना पड़ेगा। तो कर्म या काम करना एक एसेंशियल फीचर है, तो वो हम डिनाई नहीं कर सकते। भक्ति जैसा जिस व्यक्ति को जिस लेवल पे सूट करती है, वो आप स्पिरिचुअलिज्म पे आप आगे बढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि वो आप उसको और कर्म को एक बैलेंस करके रखिए, मेरा ये मानना है। वो ज़रूरी। मैम आजकल देखा जाता है कि स्टूडेंट्स रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आ जाते हैं, अर्ली एज में आ जाते हैं, और वही एज होती है कि उनको अपना कैरियर बनाना होता है। स्पेशली अगर हम यूपीएससी की बात करें जो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इस टाइप की चीज़ें उनके कैरियर पे
किस तरीके का इम्पैक्ट करेंगी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्योंकि अगर मूवीज़ भी आई हैं कि सक्सेस भी मिलती है, कुछ में ये दिखाया जाता है कि सक्सेस उसकी वजह से नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट भी कंफ्यूज हैं जिनको अभी ये सब चीज़ें करी नहीं है, अब वो सोच रहे हैं क्या करें ना करें। ये अगर देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप इस यूपीएससी की जर्नी में या स्टेट सर्विस की जर्नी में, आप किसी भी एग्ज़ाम की जर्नी या आप कोई स्टार्टअप की जर्नी ले लीजिए, कोई भी जर्नी में अगर जस्ट एंटर होते हैं तो वो एक तपस्या की भूमि हो जाती है। आपको कोई नई चीज़ में वेंचर नहीं करना चाहिए कि आप नए सिरे से एक रिलेशनशिप में आ जाएं या कुछ चले जाएं। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि इनिशियल बड़ा वल्नरेबल स्टेज होता है, आप भी कॉलेज से निकले होते हैं, आपका भी माइंड उतना स्टेबल नहीं होता, तो क्या होता है कि सामने वाले की एक्टिविटी या इनएक्टिविटी से आपको बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और वो सिंपल इफेक्ट ब्रेन पे पड़ता है, ब्रेन का इफेक्ट आपकी किताब पे पड़ता है। तो कोई चीज़ आप नहीं कर रहे हैं तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई चीज़ आपकी, अगर आपने, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, लोगों की कोई ना कोई रिलेशनशिप है या उन्होंने कंटिन्यू कर रखी है, तो उसको बिल्कुल डॉर्मेंसी की स्टेज में रखना चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि एकदम शांत रहे वो चीज़ें। अगर आपको लगता है वो चीज़ें बिगड़ने वाली हैं तो उससे दूर रहना चाहिए। और अगर अच्छी हैं तो भी उसके लिए ये नहीं कि उसके लिए आप डेली मूवी चले जाएं, डेली मिलने चले जाएं, रोज़ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तपस्या का समय है। इस समय शांत रहिए, है ना। अगर आप एक्चुअल में जो मूवीज़ दिखाई जाती हैं जिनमें लोग ये सब करके और साथ में सेलेक्ट होते हैं, तो उन्होंने अपने तपस्या के टाइम, फिर चाहे व्यक्ति हो उसके पार्टनर ने, दोनों ने बहुत बड़ी तपस्या करी होती है कि एक दूसरे से भी सिंसियरली दूर रह के अपने काम किए होते हैं। सो मैम, लास्ट में फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा बहुत सिंपल मैसेज है कि आप अपने प्रति बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए। आपकी तैयारी जो आप कर रहे हैं, या आप कितना कर रहे हैं, कितने पानी में हैं, कितना ऊपर है, वो आपको पता है। किसी और के लिए आप नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। तो उसमें किसी को दिखाने, छुपाने, वो सारी बातें अलग हैं, वो आप जो प्रोजेक्ट करते हैं वो बातें अलग हैं, लेकिन आपको अपनी सच्चाई पता है, उसके हिसाब से एनालाइज करके पढ़ाई करें। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने आर लाइफ वीडियो में पूरा एक्सप्लोर कराया, साथ ही साथ काफ़ी इंसाइट्स दिए जो डेफिनेटली आपके इन्फॉर्मेशन या फिर मोटिवेशन में हेल्प करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।